जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष आपको पढ़ाने वाला हूं आज हर्षवर्धन के बारे में। तो आइए हर्षवर्धन के बारे में इस तरीके से पढ़ा जाए कि एक भी सिंगल सा क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना, चाहे एग्जाम कोई भी हो, एसएससी का एग्ज़ाम, यूपीपी का एग्ज़ाम या अदर स्टेट के पुलिस का एग्ज़ाम या तो बैंक का एग्ज़ाम या किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, राजस्थान पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, तो इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। तो हम लोग पीईटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है, पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको देखते हुए सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वीडियो अपलोड किए हैं दोस्तों। हर्षवर्धन का वीडियो आप लोग ये देख रहे हैं, हर्षवर्धन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं हर्षवर्धन की नींव कैसे पड़ा, यानी हर्षवर्धन वर्धन वंश की नींव कैसे डाला। तो इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे दोस्तों, वो गुप्त वंश पढ़े थे, गुप्त वंश। आप हमारे दिव्य हिंदी अकादमी चैनल जो है उसमें देखिए, भारत के इतिहास के नाम से एक प्लेलिस्ट है दोस्त, उसमें जाइए, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के पूरा वीडियो आपको मिलेगा, पूरा वीडियो मिलेगा और आगे चलता रहेगा। पूरा इतिहास का वीडियो मिलेगा दोस्तों, आगे इकोनॉमिक्स मिलेगा, संविधान मिलेगा, हर वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आइए हर्षवर्धन को देखते हैं। हर्षवर्धन के पहले गुप्त वंश आया था दोस्तों, गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो संस्थापक होता है श्रीगुप्त होता है। श्रीगुप्त का लड़का जो होता है घटोत्कच होता है। घटोत्कच का लड़का जो होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, यानी चंद्रगुप्त प्रथम होता है दोस्तों। उसके बाद उसका जो लड़का पैदा होगा वो होगा समुद्रगुप्त। अब ये समुद्रगुप्त क्या होता है, बहुत प्रतापी राजा होता है। इसने 9 शासकों को, उत्तर भारत के 9 शासकों को हराया और राज्य को मिला लिया। दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया। इसीलिए ये जो अंग्रेज विद्वान था विस्टेन स्मिथ जो था दोस्तों, स्मिथ था, उन्होंने कहा कि ये जो समुद्रगुप्त है ये भारत का नेपोलियन है, ये भारत का नेपोलियन है। जैसे एक इटली का नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट, वो कोई भी युद्ध नहीं हारता था, उसी तरीके का भारत का समुद्रगुप्त है, कोई भी युद्ध नहीं हार रहा है। इसलिए इसको क्या उपाधि दिया, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का नेपोलियन। ये वन लाइनर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद दोस्तों, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड आता है। चंद्रगुप्त सेकंड आता है, यानी उसको कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद दोस्तों कुमारगुप्त आता है। कुमारगुप्त जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है जो बिहार में पड़ता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्कंदगुप्त आता है दोस्तों, और लास्ट जो शासक होता है विष्णुगुप्त होता है। लास्ट शासक अगर आपसे पूछ दिया है कि गुप्त वंश का लास्ट शासक कौन है तो आप बताएंगे विष्णुगुप्त। प्रथम शासक कौन है, यानी नींव किसने रखा है दोस्तों, तो श्रीगुप्त। लेकिन तो वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का पूछे तो चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम को लगाइए दोस्त, चंद्रगुप्त प्रथम को लगाइए। तो आइए दोस्तों, अब ये इतिहास होता है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विष्णुगुप्त के बाद जो गुप्त वंश का एकदम जो विघटन हो जाता है, उसके बाद वर्धन वंश आता है। देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए, गुप्त साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया और यह युद्ध हर्षवर्धन के राज्यारोहण के साथ खत्म हुआ। यानी जब हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है, तब तक गुप्त वंश जब अंत होता है, गुप्त वंश विघटन होता है, तो युद्ध चलता है दोस्तों, युद्ध चलता है। कब तक चलेगा, जब तक हर्षवर्धन गद्दी नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक चलेगा।
एक देखिए हर्षवर्धन आया कहाँ से, देखिए प्रभाकवर्धन हुआ करते थे। प्रभाकवर्धन इनकी पत्नी यशोमती से 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक का नाम था राज्यवर्धन, दूसरे का नाम है हर्षवर्धन। तो यही है दोस्तों प्रभाकवर्धन यानी यशोमती का जो पुत्र है हर्षवर्धन, यही वर्धन वंश की नींव रखता है दोस्तों, नींव रखता है, वर्धन वंश की नींव रखता है। तो वर्धन वंश की राजधानी प्रारंभ में थानेश्वर रहती है दोस्त। थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा का जो क्षेत्र पड़ता है वही क्या होती है, प्रारंभ राजधानी होती है। लेकिन तो बाद में कन्नौज को राजधानी बना लेता है। हर्षवर्धन क्या करता है दोस्तों, कन्नौज को राजधानी बना लेता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन का प्रारंभ राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर बताइए। बाद में राजधानी यूपी में कन्नौज जिला होता है दोस्तों, यूपी में कन्नौज जिला है, वहां पे अपना राजधानी बना लेता है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं दोस्तों बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि होते हैं बाणभट्ट। ये बाणभट्ट 2 पुस्तक लिखे हैं, एक हर्षचरित है, एक कादंबरी है। दोनों पुस्तक दोस्तों, दोनों पुस्तक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है 1 लाइनर क्वेश्चन में। हर्षचरित या कादंबरी के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। या बाणभट्ट किसके राजदरबारी कवि हैं, तो हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि हैं, याद रखिएगा। हर्षवर्धन साहित्यकार के साथ साथ हर्षवर्धन साहित्यकार भी था दोस्तों, साहित्यकार था। देखिए साहित्यकार इसलिए कहा जाता है, प्रियदर्शिका रत्नावली नागालैंड, ठीक है ना। प्रियदर्शिका साहित्यकार इसलिए था दोस्तों, प्रियदर्शिका लिखा है, रत्नावली लिखा है, नागानंद लिखा है, इसलिए हर्षवर्धन को साहित्यकार का सम्राट कहा जाता है। इसलिए देखिए जो भी साहित्यकार होते हैं वो सम्राट नहीं होते हैं, लेकिन तो ये सम्राट भी है, साहित्यकार भी है, इसीलिए कहा जाता है हर्षवर्धन को साहित्यकार का सम्राट कहा जाता है। क्या क्या लिखा दोस्तों, रत्नावली लिखा, प्रियदर्शिका लिखा और नागानंद लिखा। तो आगे चलेंगे दोस्तों, जो हर्षवर्धन होता है इसका जो समय होता है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक एक गद्दी पर बैठा रहता है। तो आगे देखेंगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। हर्षवर्धन वैदिक धर्म का उपासक था। प्रारंभ में हर्षवर्धन वैदिक धर्म का उपासक था, बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया दोस्तों, बाद में यह बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे देखते हैं, अपने दरबार में बौद्ध सभा का आयोजन करवाया, बौद्ध सभा का आयोजन करवाया है। बौद्ध संगीति नहीं दोस्तों, बौद्ध सभा का आयोजन करवाया है। लेकिन तो आपके बौद्ध धर्म में पूछे कि कितना बौद्ध संगीति हुआ है, तो 4 हुआ है दोस्तों, 4 हुआ है, इसको याद करिएगा, 4 हुआ है। जा करके बौद्ध धर्म का वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो पड़ा हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो 4 बौद्ध संगीति हुआ है, उसका हम अक के नाम से कुछ ट्रिक बताए हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, जो अपने दरबार में बौद्ध सभा का आयोजन करवाता है उसका अध्यक्ष बनाता है, अध्यक्ष होता है चीनी यात्री वेनसांग। अब देखिए चीनी यात्री वेनसांग कौन होता है, ये वेनसांग जो चीनी यात्री है ना दोस्तों, ये चीन से आता है बौद्ध धर्म के जानकारी प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और जो ये होता है कन्नौज राजधानी इसका होता है ना, और उत्तर भारत जो होता है ये भी राज्य होता है हर्षवर्धन का। तो चीनी यात्री वेनसांग को बनाया। चीनी यात्री वेनसांग क्या करने आया था, बौद्ध धर्म में जानकारी प्राप्त करने के लिए आया था। 629 ईस्वी में आया था दोस्त, और 645 ईस्वी तक रहा। 629 ईस्वी में आया था और 645 ईस्वी तक रहा है चीनी यात्री वेनसांग। तो आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन जाता है कि जो ये वेनसांग है
किसके दरबार में आया, किसके शासनकाल में आया? तो आप बताइए, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। दोस्तों आगे चलते हैं। ये वेनसांग जब चलता है अपने चीन से, स्थल मार्ग से चलता है, तो रास्ते में डाकुओं ने कई बार लूटा। दोस्तों डाकुओं ने कई बार इसको लूटा, फिर भी ये भारत देश में पहुंचा और ये अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है। दोस्तों मतलब यात्रा की समय का जो घटना होती है वो यात्रा वृत्तांत लिखता है। इसका नाम है सियुकी। इसका क्या नाम है? सियुकी। आपसे पूछेगा कि सियुकी जो रचना है वो किसकी है, तो बताइएगा वेनसांग। वेनसांग किसके दरबार में आया? तो आपके हर्षवर्धन के दरबार में आया। और ये चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म का जानकारी प्राप्त करने के लिए आया है, क्योंकि महात्मा बुद्ध यही है। दोस्तों उत्तरी भारत में बोध गया से लेके लुम्बिनी, नेपाल, और इधर ही तो सब कुछ हुआ है। दोस्तों इधर ही तो सब कुछ हुआ है। तो आगे चलेंगे। सियुकी में लिखता है, रास्ते में मतलब डाकू लूटते हैं, वो सब बात सब लिखता है सियुकी में। तो वेनसांग को यात्रियों का, देखिए अगला पॉइंट, वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है ना। शाक्य गढ़ के मुखिया थे। किसके पिताजी? दोस्तों बौद्ध, यानी बौद्ध धर्म में जिनका नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों बौद्ध धर्म में जिनका नाम सिद्धार्थ था, यानी गौतम बुद्ध जो थे शाक्य वंश से आते थे। तो ये अपने आप को बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था ना, जानकारी प्राप्त करने के लिए आया था। और वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार इसलिए कहा जाता है, डाकुओं से लड़ते भिड़ते बचते हुए भारत पहुंचा था। तो राजकुमार के साथ साथ शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इसलिए बौद्ध धर्म में बहुत सारा जानकारी इकट्ठा करता है। हर्षवर्धन का दूसरा नाम देखिए दोस्त, हर्षवर्धन का दूसरा नाम शिलादित्य होता है। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या है? शिलादित्य है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की जानकारी के साथ, ठीक है, बौद्ध धर्म की जानकारी इकट्ठा करने तो आया ही था, उसके साथ साथ 18 माह का योग, जो नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में पड़ता है, और किसने बनवाया? दोस्तों कुमार गुप्त ने बनवाया। तो नालंदा विश्वविद्यालय में 18 माह का योग शिक्षा लिया। 18 माह का योग शिक्षा लिया कहाँ से? नालंदा विश्वविद्यालय से लिया। किसने लिया दोस्तों? तो ये जो आया है वेनसांग, बौद्ध धर्म का जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में योग के बारे में भी शिक्षा प्राप्त किया। आगे चलते हैं दोस्त। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय, अब देखिए हर्षवर्धन का काल भी उत्तर भारत में रहता है। उत्तर भारत का जो क्षेत्र होता है हर्षवर्धन का भी होता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय उसके एरिया में पड़ता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे छात्र पढ़ते थे। दोस्तों बहुत सारे छात्र पढ़ते थे। ये विश्वविद्यालय है एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के जैसा था दोस्तों, क्योंकि चीन से आपके सामने देख रहे हैं, चीन से वेनसांग आया है और 18 महीना आके पढ़ता है। तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, उसमें धन की आवश्यकता होती थी, खाने पीने की वस्तुएं लेना पड़ता था, अनाज लेना पड़ता था। ये सब कहाँ से आएगी दोस्त? कहाँ से आएगी? तो चलिए, हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय की भरण पोषण के लिए, नालंदा विश्वविद्यालय की भरण पोषण के लिए 100 ग्राम दान में दिया। यानी 100 गांवों को क्या किया? कह दिया ये 100 ग्राम जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय के लिए छोड़ देते हैं, और आप लोग यहाँ से वसूली कीजिए या यहाँ से मांगिए, 100 जो ग्राम है वहाँ से मांगिए और नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण करिए, यहाँ शिक्षा दीक्षा सही से चले। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन ने शिव पार्वती की आकृति युक्त सिक्के चलाए। हर्षवर्धन ने शिव पार्वती की आकृति युक्त का सिक्का चलाया है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों।
हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष यानी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय एक युद्ध लड़ते हैं दोस्तों, युद्ध लड़ते हैं जो नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो जाता है। हर्षवर्धन पराजित हो जाता है, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। ये जानकारी कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख। देखिए अशोक का अभिलेख बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं अशोक का तो अशोक महान से मौर्य वंश का वीडियो पढ़ा है दोस्तों, देख लीजिएगा। उसके अभिलेखों की जानकारी, उसके शिलालेखों की जानकारी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये ऐहोल अभिलेख होता है जो उसमें जानकारी मिलता है हर्ष एवं पुलकेशिन यानी हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध होता है नर्मदा नदी के किनारे और पुलकेशिन द्वितीय विजयी होता है, उसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलता है? ऐहोल अभिलेख से। आगे चलेंगे। कश्मीर पर आक्रमण कर, मतलब जो कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर है ना, कश्मीर पर आक्रमण कर बुद्ध का दांत मतलब भगवान जो महात्मा बुद्ध हैं, बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित करवाया। अब थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को समझना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए जो भगवान बुद्ध होते हैं, जब ये निर्वाण प्राप्त करते हैं कुशीनारा में निर्वाण प्राप्त करते हैं, उत्तर प्रदेश कुशीनगर जो एरिया है, कुशीनगर एरिया है, इसी के आसपास यानी गोरखपुर के आसपास देवरिया कुशीनगर लगा हुआ है ना, तो वहीं चुंद नामक लुहार के घर क्या शुकर मादक पदार्थ खा लिए थे दोस्तों। तो इनकी बॉडी, इनकी शरीर से क्या हो गया? अतिसार हो गया, इनको शरीर में अतिसार हो गया और ये निर्वाण को प्राप्त कर गए दोस्तों, यानी इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन जो बौद्ध भगवान को जब इनकी अंतिम संस्कार किया जाता था तो इनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। 8 राजा थे जो अपने शासनकाल में थे राजा, और वो राजा क्या किए? दाह संस्कार के समय में थे तो 8 जगह पे उनका जो अवशेष बसा 8 जगह पे ले गए। तो कश्मीर में दांत मिला, कश्मीर में क्या, कश्मीर का जो शासक था वो दांत ले गया था। तो ये आता है हर्षवर्धन, वहां से युद्ध करके महात्मा बुद्ध का दांत ले आता है और संघाराम, कन्नौज के पास संघाराम में स्थापित करवाता है दोस्तों। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलेंगे दोस्त। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अव्यवस्था फैल गई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दोस्तों उत्तर भारत में अव्यवस्था फैल गई और विदेशी आक्रमण होने लगे। यानी 712 ईस्वी आएगा दोस्तों, 712 ईस्वी में आएगा जब अरबों का आक्रमण होगा। किसका होगा दोस्तों? अरबों का आक्रमण होगा 712 ईस्वी। आगे यही टॉपिक होता है। तो इस समय क्या होगा? हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश की समाप्ति जब होगा तो अरबों का आक्रमण यानी विदेशियों का आक्रमण शुरू होता है दोस्तों। तो चलिए इसी तरीके से आपको हर पार्ट को हम पढ़ाएंगे। पूरा 1857 की क्रांति, फिर आएंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1947 तक चलेंगे दोस्तों, 1947 तक चलेंगे। लेकिन तो उसके पहले क्या करेंगे? आप सब्सक्राइब तो कर दीजिए। सब्सक्राइब कर देंगे तो अभी हम ये जो चैनल बनाए हैं, अभी चैनल पोते न्यू हैं हम दोस्तों, चैनल पे हम नए हैं, लेकिन तो हमारा ऑफलाइन कोचिंग 2 है, वहाँ पे कई बार इसको पढ़ा चुके हैं दोस्तों। सब स्टूडेंट मस्त हैं पढ़ के, तो आप भी मस्त हो जाइए पढ़ के जीएस। और आपको अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हर वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों, प्लेलिस्ट में मिलेगा और ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। देखिए यही 18 से 20 मिनट में आपको
और या तो 30 मिनट में हर वीडियो अपलोड होता है और बहुत कुछ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि वो ज्ञान जा कर के काम करेगा एग्जाम में। तो अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। अगला वीडियो आएगा, उसके पहले क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।